ला 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 हे आहा। मुझे याद है आशा जी का फोन आया, शान क्या कर रहा है तू, वहां जाके डांस कर रहा है, तू गायक है, तू भूल गया ये सब। मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम। माझा कट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत। माझा कट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विकहिल, पॉवर्ड बाय ग्रीन हार्वेस्ट, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदूकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चितळे फ्लेवर्ड मिल्क, सुधीर मांडके लाईट हाऊस आणि सोनाई पशु आहार। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया या जयघोषात लाडक्या बाप्पाच्या आराधनेमध्ये बाप्पाचे सगळे भक्त सध्या तल्लीन आहेत। गणपती बुद्धीची आणि कलेची देवता असल्यामुळे या गणेशोत्सवामध्ये माझा कट्ट्यावर रोज नव्या कलाकारासह आपली भेट होणार आहे। आणि आजचे पाहुणे आहेत सुमधुर आवाजाचे बादशाह गायक शंतनू मुखर्जी अर्थात शान। गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं बाप्पा मोरया गाण्यातनं गणेशाचरणी आपली सेवा ते अर्पण करतात आणि त्याच निमित्तानं त्यांच्याशी गप्पा रंगतील। 90चं दशक संपताना संगीत विश्वात एंट्री झाली शानच्या गोड आणि आपल्याशा वाटणाऱ्या आवाजाची। तन्हा दिल तन्हा सफर गाण्यातनं शानचा आवाज आधी घराघरात आणि मग संगीत प्रेमींच्या थेट हृदयापर्यंत पोहोचला। शाननं आपल्या करिअरची सुरुवात केली जिंगल्स, पॉप सॉंग्स आणि प्रायव्हेट अल्बम्सनं, पण त्यांचं करिअर खऱ्या अर्थानं बहरलं ते प्यार में कभी कभी सिनेमानंतर। मुसू मुसू हासी आणि वो पहली बार या दोन गाण्यांना प्रेक्षकांनी असं काही डोक्यावर घेतलं की त्या गाण्यांची जादू आजही ताजी आहे, कायम आहे। शानच्या गाण्यांची खासियत अशी की त्यामध्ये हर एक इमोशन झळकतं। व्यक्ती प्रेमात पडलेला असो की मग ब्रेकअप झालेला, तुमचा मूड आनंदी असो किंवा मग सेलिब्रेशनचा, शानच्या गाण्याची साथ प्रत्येक टप्प्यावरती मिळते। आणि म्हणूनच 3 इडियट्समधलं बहती हवा साथ हवो किंवा दिल चाहता है मधलं वो लडकी है कहा, शाहरुख खानच्या डॉनचं दमदार टायटल सॉन्ग असो की मग सावरियामधलं प्रेयसीला अलवार साथ घालणारं जब से तेरे नैना, फनामधल्या चांद सिफारिश आणि पीकेमधल्या 4 कदमचा गोडवा तर काही औरच आहे। आणि म्हणूनच शानचे चाहते त्यांच्या गाण्याशी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होतात। तशा सुरेल गायकाशी आपण गप्पा मारूया आणि गणेशोत्सवाचा आनंद आणखी द्विगुणित करूया। नमस्कार, आपलं मनापासून स्वागत आहे कट्ट्यावर। धन्यवाद। आणि तुमसे इंट्रोडक्शन इतनी चांगलं होतं, पता नहीं आता अभी आगे क्या होने वाला है, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत प्यारा था। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। लेकिन प्यारा था, लेकिन कितना समझा। सगळं मला मराठी कळतं स्पष्टपणे, बोलायचं आता सवय गेलं, डर लगता है क्या बोल दूं और सामने वाला क्या सुन ले, उस चक्कर में थोड़ा सा। पण मराठी शाळेमध्ये होता विषय होता ना आमचं मराठी, आमचं टीचर उल्काबाई। अच्छा। हां हां, आम्ही तुमचं आभारी आहात असं आम्ही नेहमी म्हणतात। आता गेलं स्कूलमध्ये तर मुझे अच्छे पॉइंट्स ही मिलते थे मराठी में। अच्छा। हाँ, 80 के ऊपर आता था। अच्छा। हाँ कैसे? आता मी स्कूल, अच्छा वो, हाँ वो एक थोड़ा सा चीटिंग करता था मैं। वो मराठी मध्ये क्या आहे ते आन्सर एनी 4 प्रथम प्रश्न असं होतं ना, आणि त्यांचं एक एक प्रश्नाचं उत्तर चांगलं देणार तर 6-6 पॉइंटाचं प्रश्न होतं, त्यामध्ये 4 तो मिल ही जाते थे। तो मैं पहले के 4 कर लेता था और लास्ट में टाइम बचता था और बाकी 2 थे ना वो भी कर लेता था। लेकिन हमारी उल्काताई जी को समझ नहीं आता था कि पहले 4 हो चुके हैं, तो मेरा पेपर होता था 112 पे। तो उसमें कभी कभार मुझे सिर्फ डर था कि 100 के ऊपर पॉइंट्स ना आ जाए तो फिर पकड़ा जाऊंगा। लेकिन हाँ, माझं स्कूल ते काय बँड्रामध्ये आणि ते कॅथलिक असा माहौल था ना तिथे, ना हिंदी ना मराठी, सब उधर व्हाट मैन यस मैन करके निकल गया इंग्लिश में। खरं तर आत्ता इंट्रोडक्शनमध्ये ज्ञानदानं जी गाणी सांगितली ना, तर ही गाणी कधीही ऐकली तर असं इतकं आतून आनंद मनामध्ये भरून जातो, अशी ती सगळी 101 गाणी आहेत। आणि म्हणजे प्रत्येक गाण्याची अर्थात स्टोरी असेल, पण मला ॲक्च्युली त्याच्याकडे जाण्यापूर्वी मी लहान असताना एक गाणं आणि माझ्या आयुष्यातलं हे एकच गाणं असं आहे की जे मी पहिल्यांदा ऐकलं आणि ते म्हणजे आपण खूप ऐकलंय असं वाटलं आणि ते मनात हृदयात म्हणजे बसून गेलं। ते गाणं साधारण 1978-79 गाणं होतं मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा। तर ह्यातल्या बऱ्याच जणांना ॲक्च्युअली ते माहिती नसेल, ते मानस मुखर्जींनी
त्याचं म्युझिक केलं होतं आणि ते इतकं सुंदर गाणं, मन्नाडे आशा भोसले होत्या जी, बहुतेक, जी. पण ते इतकं छान गाणं आहे. ते आठवतं माहित? थोडस काही जणांना माहिती नसेल. तो मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा, ओ मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा, बाहों में तेरे मेरे सजना सच हो जाएगा सपना, हो बाहों में तेरे मेरे सजना सच हो जाएगा सपना, हो सारा जहां दोहराएगा, मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा. आणि हे गाणं ऐकल्यावर असं वाटतच नाही की हे आपण पहिल्यांदा ऐकतोय. इतकं त्याचं इतकं मधुर गाणं आहे हे. पिताजींचं मराठी गाणं पण एक मीना मंगेशकर जी के साथ उन्होंने बच्चों के लिए किया था, चल ग भोपला टुनुक टुनुक. हाँ. तो उसमें भी कुछ उनके गाने थे और सलिल चौधरी जी को डैड असिस्ट करते थे. तब से ही मंगेशकर परिवार के साथ उनका बहुत क्लोज कनेक्शन था. तो आज भी लता जी के LM स्टूडियो में सारे बड़े बड़े, सलिदा का तो तस्वीर एकदम बीच में ही है, पंचमदा, सारे हमारे बड़े बड़े उनके साथ पिताजी का भी एक तस्वीर है एज वन ऑफ अ फेवरेट कंपोजर्स. तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मैं कुछ कर पाऊँ कि नहीं, एटलीस्ट एक ऐसे पिताजी का मैं बेटा हूँ जिनको लता जी पसंद करती है. तो और क्या सही आहे. पण म्हणजे आपण संगीतच करायचं हे ठरवलं होतं आधीपासून? लहान होतं तेव्हा असं नाही होतं की माझं वडील, आजोबा सगळ्यांचं, आई पण आणि आजोबा पण, हा दीदीचं पण हेच होतं की त्यांना पण सिंगरच बनायचं आहे. तो मला खुद पर इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं सिंगिंग करके कुछ कर पाऊंगा लाइफ में. तो पढ़ाई, खेलकूद, फिर डैडी जल्दी चले गए तो फिर कुछ आयु पाई के लवकर गेले. 48. हाँ, he was 43. 43. 43. Just turned 43. I had just turned 14. यही मतलब डैड का जन्मदिन है सितंबर 9th और अक्टूबर 16th को 86 में हो गया. तो फिर उसके बाद तो वो लग्जरी नहीं था कि कुछ ऐसा काम करूँ जिसमें लीव इट टू चांस कि होगा नहीं होगा. तो नौकरी का ही था कि कहीं स्टेबल नौकरी मिल जाए, 2-3 हज़ार जो भी मिल जाए, एटलीस्ट चलता रहे लाइफ. तो लेकिन वो ज़्यादा पढ़ाई करने का भी चांस नहीं मिला. तो बच्चों को ट्यूशन देना, फिर तभी नया केबल टीवी शुरू हुआ था. कितनी पुरानी बात है, आप समझ ही सकते हैं. तो वो केबल टीवी पॉइंट्स भी बेचता था. फिर बुटीक में नौकरी कर लिया. फिर मेरा एक छोटा सा मैं बिजनेस शुरू किया, पेज प्लानर्स. तभी क्या था कि घर घर में कंप्यूटर और प्रिंटर तो था नहीं. तो अच्छा, सबसे कमाल की बात, गंमत गोष्टी ये आहे की माझं ऑफिसमध्ये पण नाही ना होतं. वो भी कहीं से 10 रुपया का प्रिंटिंग स्टेशन में जाके करना होता था. लेकिन वो भी काफ़ी किया. उसमें मेरे चश्मों का वहीं से शुरू हुआ. एकदम ऐसा लाइन लग जाता था. वो तभी मशीन बहुत स्लो हुआ करता था ना, 286. तो उस पर ग्राफिक्स करो तो वो रुका रहो, अभी आया उसका. फिर वो तो एनीवे, तो स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, वो बहुत मज़ेदार दिन थे. तो राइट फ्रॉम क्रिएटिंग द पेज टू प्रिंटिंग इट, वो बलट पेयर में जाना होता था. फिर कभी कभार अगर वो फाइलिंग करना होता था तो वहाँ भी वो पूरा फाइल करके फिर ट्रक में डाल के ट्रक पे साथ आके जहाँ डिलीवर करना है डिलीवर करके फिर पैसे मिलते थे. पण म्हणजे आता ते पहिलं जे रिमिक्स आणि हे सगळं झालं, तर ती आयडिया कशी आली? नाही, माझं काय होतं ना, माझा डोक्यात आयडियाज येतच नाही. सामने वाले का पास जो भी आइडिया है, माझा ज़ुबानात बस हाँ बोलने का मुझे एक बहुत अच्छा एक ये सीख गया था कि जो भी मिले इसमें कोई भी इसमें सोचने का नहीं. कोई अगर सामने वाला कह रहा है कि ये तुम करोगे, यानी उसने कुछ सोच के कहा होगा, उससे लग रहा है कि शायद मैं ये कर पाऊंगा, तो मैं हाँ कह देता हूँ. अच्छा. तो उस चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर गया. कुछ ठीक से हुए, कुछ ठीक से ना भी हुए, लेकिन लाइफ में एडवेंचर रहा हमेशा. तो नया कुछ करने का चान्स मिला. मी तेच विचारणार होतो की म्हणजे असं जेव्हा कळलं असेल लोकांना की याला विचारलं की हाच म्हणतो,
तर मग नंतर आपल्याला पश्चाताप झाला की अरे मी कशाला याला हा म्हटलं, असं झालं? हाँ ऐसा होताच ना. याच्या बद्दल मी एक मैंने खुद एक गाना भी बनाया. क्या करूं कि मुझे ना कहना नहीं आता, किसी का दिल भी दुखाया ना जाता, कोई कहे प्लीज और मांगे कोई चीज तो उसे मैं टाल ना पाता. एक्चुअली शुरुआती में मेरे पास कुछ था ही नहीं तो क्या ही दे पाता, तो फिर भी अगर कोई कुछ मांग रहा है तो खुश हो जाता था. लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एडवांटेज हुआ ज़्यादा, क्योंकि जब आप कुछ गलत डिसीजन भी करते हो तो लकीली क्या हो जाता है कि एक तो मेमोरी लोगों का शॉर्ट है, वो भूल जाते हैं, और कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर उससे एक नया एक नई सीख मिलती है, एक नया दरवाजा खुलता है, चलो ये भी कर सकते हैं. तो उसी तरह से पण आपल्या आयुष्यामध्ये अरे आपल्याला जे करायचं होतं ते आपल्याला सापडलंय, आणि आता असं असं कोणत्या टप्प्यावर पहिल्याच अल्बमच्या वेळेला वाटलं का त्याला वेळ जावा लागला? हाँ क्या छोटे छोटे कदम थे, तो कौन सा वो पॉइंट था कि लगा कि अरे ये हो गया, ये तो समझ में नहीं आया. लेकिन अब जब मैं जैसे इंट्रोडक्शन सुनता हूँ और मैम ने कहा कि प्यार में कभी कभी मुसु मुसु आसी, तो उस टाइम पे तो नहीं लगा था कि कुछ खास हुआ है. लेकिन हाँ, अब जब सोचता हूँ कि तन्हा दिल गाना आने से फिर ये छोटी फिल्म थी लेकिन गाना बहुत हिट हो गया, उसके बाद से काफ़ी काम मिलने लगा. उसके बाद चांद सिफारिश पहला फिल्म फेयर अवार्ड, तो लगा कि अब कुछ एक सिंगर के हिसाब से भी एक मुकाम हासिल हुआ है. लेकिन ये सब बाद में समझ में आया, उस पॉइंट पे तो गो विद द फ्लो. हाँ सच वही चल ग भोपला टुनुक टुनुक. तो अभी भी वैसा ही है, जो हो चुका है. अभी आगे और बहुत कुछ करना बाकी है. पण आता समजा आपण चांद सिफारिश गाणं घेतलं तर त्या वेळेला चॅलेंज काय होतं म्हणजे ते गाताना? हो, त्या गाण्याचं चॅलेंज असं होतं की आमिर खानचं पर पिक्चराइज्ड है आणि त्याचं अगोदर फक्त उदित नारायणजी ही त्यांचं गाणं ती तो जैसे उनको देखता था ना तो उदित जी की आवाज़ मेरे अंदर से निकलती थी. चांद सिफारिश जो करता, और मैं जितना गा रहा हूँ तो बार बार वो कह रहे भाई अगर यही चाहिए था तो हम ओरिजिनल को बुला लेते ना, ये डुप्लीकेट को क्यों बुलाते हम? अरे नहीं सर, मैं बिल्कुल उदित जी, अरे नहीं मैं तो आमिर खान. नहीं तुम आमिर खान नहीं, तुम खुद को सोचो हीरो, खुद को सोचो फिर आएगा. तो ये था. अब तो काफ़ी ऑफकोर्स उस ज़माने में ये ऑटो ट्यून वाला भी चक्कर आया नहीं था, अभी तो बहुत आसान हो गया है. और हमारे जो कंपोजर्स जतिन जी, ललित जी बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही हर एक लाइन जैसे वो चाहते हैं ना वैसे ही होना है. ऑफकोर्स कुणाल कोहली जी भी थे, तो उन्होंने मुझे ऐसा सिचुएशन बताया कि फ्लैम्बॉयंट है और झूठ मूठ का प्यार दिखा रहा है, लेकिन लड़की को कन्विंस कर दे ऐसा होना चाहिए. तो मैं बोला अगर नहीं है तो मतलब इतना सिंसियर भी ना लगे, लेकिन लगे कि फ्लैम्बॉयंट लगे. तो काफ़ी चैलेंजेस थे उसमें, लेकिन इट वाज ऑल टुवर्ड्स द राइट कॉज. तो मज़ा आया, थोड़ा वक्त लगा लेकिन हो गया. कैसे गाया? दमन सूद जी जो हमारे बहुत बड़े रिकॉर्डिस्ट है, जगजी जी के सारे गाने वो करते हैं, तो वो भी बहुत. लेकिन पूरा गाना किया कि टुकड़ों में किया? नहीं, तब तक टुकड़ों में का तो शुरू हुआ था. हाँ, जैसे पूरा मुखड़ा हुआ तो फिर 3-4 बार वो कर लो, और फिर भी लगे 3-4 घंटे लगे इस गाने में. अच्छा. क्योंकि क्योंकि मैंने कहा ना चांद सिफारिश जो, और क्या हुआ फिर धीरे धीरे आया चांद. अरे उदित जी का करा तो बेटर आ रहा ला 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 हे हा. चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना. पण हे जे चॅलेंज होतं हे आमिर पुरतं होतं का आणखीन पुण्याच्या बाबतीमध्ये म्हणजे उदित नारायण आणखीन असे कोण गायक होते की अरे ते आपल्यात घुसलेत आणि आपण तसं गातोय असं होतं? नाही, हे तर ह्या त्याचं नंतर आमिर खानचं आणखीन पण गाणं, आणि मला तुम्हीच म्हटलं की 10 आमिर खान ऑलमोस्ट 10 बार यहाँ आ चुके हैं, और वो भी ऐसा ही मराठीचा कोशिशा, आणि त्यांचं कोशिश सफल होतं. हो, ते तर परफेक्शनिस्ट आहे ना.
मध्ये मध्ये मदत घेतात हाँ, पण हाँ, हाँ. बोलतात मराठीत. मी पण आता देखा मुंबई कर तो आत लेकिन वो क्या हो गया वही कह दिया ना वो बँड्रा थोडा हाँ माझं वडील आणि परेल दादरमध्ये होतं मी तेव्हा 3 महीनों का था जब हम बांद्रा आ गए थोड़ा और रुक जाता तर मराठी काय चांगला था फरफरुत बोलतं पण आता म्हणजे हे जे असतं ना सॉरी तुमचं ना प्रश्न हाच होता की म्हणजे गायकाला हे कायम एक प्रेशर असतं की जो हिरो आहे त्याच्यासारखं त्याच्या स्टाईलनं आपण गायला पाहिजे. तर असं चॅलेंज कुणाच्यासाठी गाताना खूप चॅलेंजिंग वाटतं. नहीं ये चैलेंज आमिरसाठी नव्हतं. नहीं वो नहीं कह रहा हूँ लेकिन आज से 30-40 साल पहले फिर भी लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कि जैसे हम सुनते थे कहानियाँ कि रफ़ी साहब अगर शम्मी जी के लिए गा रहे हैं फिर देवानंद साहब के लिए गा रहे हैं तो अलग, किशोरदा जैसे संजीव कुमार में अलग, या अमिताभ बच्चन तो एक अलग वॉइस, लेकिन वो चीज़ उसके बाद से लगभग बंद ही हो गई. अच्छा. कुछ ही एक्टर्स सिंगर्स की कॉम्बिनेशन चलती रही कि इनकी आवाज़ में इनके चेहरे पर इनकी आवाज़ मैच होती है और बाय द टाइम 2005, 2003, 2006 तक वो चीज़ भी चली गई. अब तो मतलब फिर भी मैंने ज़्यादातर काफ़ी मतलब सैफ अली खान के साथ बोले कि आवाज़ मैच होती है तो उनके काफ़ी पॉपुलर गाने मैंने किए. अभिषेक बच्चन के लिए बहुत सारे गाने किए. तो अगर सलमान खान के लिए बहुत सारे गाने किए तो सबके लिए थोड़ा मेरे अपने तरह से, क्योंकि मैं सेकंड थर्ड जनरेशन सिंगर हूँ तो मुझे वो बात बहुत मज़ा आता है कि सिंगर के मतलब एक्टर की एनर्जी के साथ अपना वॉइस अगर मैच करे, मतलब मिमिक्री नहीं करना चाहिए एक्टर की आवाज़ की, लेकिन हर एक एक्टर की एनर्जी होती है. जैसे गोविंदा, अभी उनकी एनर्जी एक अलग, उनके लिए गाओ तो उसमें थोड़ा सा वो चुलबुलापन, वो मस्ती गोविंदासाठी असं हिट नाही झालं पण हां अभिषेक आणि सैफ आणि यांची खूप झाली. हां. अभिषेकचं हाँ तो अभिषेकचं काय तर थोड़ा गंभीर आवाज़ आहे ना त्यांचं, तो थोड़ा बेस में कोशिश करता हूँ कि उनकी वॉइस अगर करूँ और उसमें थोड़ा सा ठहराव रहे, ज़्यादा चुलबुलापन ना हो, तो वो ट्राई करता हूँ. सैफ में थोड़ा एक ऊबर कूल, वाव, वो सारी बात होनी चाहिए. थोड़ा हमको एग्जांपल्स देके एक लाइन का जैसे दीजिए. अगर कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, क्या हो गया है 2-4 दिन से. तो फिर जैसे तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे, तो वो थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए सलमान खान. दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, तो शाहरुख खान में जो एक फ्लैम्बॉयंस है वो आना चाहिए. तो इस तरह से अभिषेक जैसे उनके तो बहुत सारे गाने 10 बहाने, जैसे ये हवाएं शुरू का था, उस गाने में मेरा ऑडिशन हुआ था. हाँ तभी अमित जी, जया जी प्रेजेंट थे और मेरी हालत आप समझ ही सकते हैं. जुल्फों में मैं ही कहीं गुम हो जाऊं, ये हालत थी मेरी. तो आदि जी बार बार वहाँ देख मत, तू आराम से गा. कैसे गाऊं, यही तो बैठे हैं. तो लकली पप्पू पास हो गया. It was a very पण शान कॉलेजमध्ये आणि शाळेमध्ये इतका देखणा, इतका सुंदर दिसणारा, इतका गोड गाणारा मुलगा म्हणजे भयंकर पॉप्युलर असेल ना मुलींमध्ये वगैरे. राजीव जी त्यात माझा मतलब थोबडा कम होतं आणि पिंपल ज्यादा होतं आणि पॉकेट पण खाली, कपडे पण असंच काहीतरीच, चान्स ही नाही होतं आणि इतकं पतला आणि असं रंगाचं. तभी देख के कोई नहीं बोलता अच्छा दिखने वाला है, कितना भी गालूं फर्क ही नहीं पड़ता था. तो हाँ थोड़ा लेट ब्लूमर कह सकते हैं. हाँ ये सब बाद में बना ये बात फोटो. हाँ लेकिन मेरे बच्चे बहुत हैंडसम आए दोनों. हाँ ये बात अलग है. ते मध्यंतरी मी बातमी वाचली होती की अँटी एजिंगचं काहीतरी त्याच्याबद्दलच्या मी खूप बातम्या बघितल्या. काहीतरी मी क्रीम लावले, काहीतरी केलं अँटी एजिंग वगैरे. काय होते ते म्हणजे बघा कसा क्या बोलते पोकर फेस्ट माझा तुम्ही गम्मत टिंगल करत आहात. नहीं ऐसा नहीं है. मैं जब ऐसा सुनता हूँ ना मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. फिर कभी पुराने फोटो देख लेता हूँ, फिर पता चलता है कि नहीं ऐसा है नहीं. लेकिन आई थिंक थोड़ा बहुत फिटनेस पर ध्यान रखा हूँ. मैं पहला डंबल उठाया लाइफ में
32 साल की उम्र में, हो. और पहली बार प्रॉपर प्रामाणिकपणे मैंने सिंगिंग टीचर रख के. इससे पहले मैं आपको एक छोटा किस्सा बताना चाहता हूँ कि दीदी यानी सुरेश जी की बड़ी बहन के वहाँ मैं जाता था गाना सीखने के लिए. और कभी एक दिन गया, 2 दिन नहीं गया, कभी गया कभी पीछे बैठा हूँ, कभी भी नॉट वेरी सीरियस, क्योंकि तभी मुझे इतना, मम्मी बोली कि जाओ सिंगिंग करो, ये तुम्हारा एक ये है तो, लेकिन मेरा दिल इतना था नहीं. तो एक दिन सुरेश जी आए, सबसे बात कर रहे थे, और बात करते करते बोले, अरे पता है बेचारा शान, अच्छा तू आया है. तभी मेरा ना शांतनु तू, अच्छा बस बस. फिर साहब बात करते करते बोले कि मीना कल शाम को ऐसे वॉक लेते लेते ना, मैं बोला चलो बहुत दिन बैंडस्टैंड नहीं गया, तो मैं ऐसा बैंडस्टैंड घूमने गया, तो वहाँ देखा कि ये बैठा है, और मैं तभी बोल के आया था मेरा बहुत तबीयत खराब था ये वो, तो सबके सामने ऐसा एक्सपोज कर दिया मुझको. तो मेरी जुबान में तो बोले, सुरेश जी आप बैंडस्टैंड में क्या कर रहे थे? तो डांटे, बोले तो यार तू सीरियस नहीं है, तो जिस दिन सीरियस होगा उस दिन आ, अभी जा करके. तो फिर उसके बाद सीधा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के पास, जब मैं सारेगामा होस्टिंग कर रहा था ना, तो तभी उन्होंने कहा कि यार इतना बड़ा म्यूजिक शो होस्ट कर रहा है, थोड़ा म्यूजिक के बारे में भी थोड़ा समझ होना चाहिए. तो तब मैं उनके पास जाके सीखने लगा. तो सब कुछ थोड़ा लेट ही शुरू हुआ लाईफ में, लेकिन करिअर जल्दी सुरू हो गई, पता नाही कैसे. पण हे शंतनू मुखर्जीचं शान कोणी केलं? ते बिड्डू, हा त्याचं नाव पण बिडप्पा होतं ना. हाँ, तो उनका अपना नाम तो काट ही दिया, और फिर बोला कि चलो इसका भी शांतनु का, मतलब तनुच तनु. शान ही रह गया उसका. तो बिड्डू को लगा, और ये मुझे बिना पूछे ये हुआ है काम. अच्छा, तो एकदम मतलब तब मैं इतना बड़ा सिंगर था कि कंपनी ने इतना भी नहीं सोचा कि इससे तो पूछूं कि शांतनु नाम है, माँ बाप ने दिया है, क्या हम रखे? बोले नहीं, वो शांतनु सागरिका, बहुत मतलब सागरिका शांतनु कुछ बन नहीं रहा है. तो पहले तो बोले थे, मतलब वो तो अजीब ही हो जाता है, बोले साग एंड शांतनु. बोले साग तो कोई खाने का नाम हो जाएगा, फिर शान एंड सागरिका हो गया. अच्छा, तो मतलब डायरेक्टली तो बघायलाच मिळालं की आपलं नाव शान. हा स्ट्रेट. म्हणजे असं झालं नाही ना की कोणीतरी हाक मारली आणि आपण ओळखलं. नाही. आणि त्यांचं 2 वर्ष नंतर मला बिड्डू फोनात म्हणतं असा, हे मॅन, आय जस्ट गॉट टू नो योर शान हैज अ मीनिंग टू इट. तो मैंने कहा इतना भी आपने नहीं सोचा? नो आई जस्ट आई लाइक द रिंग टू इट शान साउंडेड सो कूल, लाइक शान कॉनरी, सो आई जस्ट सेड लेट्स गो विद शान. इतना थॉट था. उनको लगा था भी कौन है, आया एक एल्बम करके चले जाएगा, उसका नाम बदल के चले जाएगा, वो शान रह गया. लेकिन म्हणजे आपको म्हणजे ते जे शान सागरिका वाला काळ आहे ना, इंडी पॉप वाला, तिथेच न्यायचं की ते सगळं कसं सुरू झालं, आणि मग ती जी पॉप्युलॅरिटी होती तो सगळा काळ कसा होता? हाँ, त्याचं मतलब मी काय म्हणा, तभी क्या था, फिल्म म्यूजिक थोड़ा एक अलग स्टाइल का था, और मैं बार बार कह रहा था कि हम लोग वो बैंड्रा में पढ़ते, तो हम लोग वो पॉप म्यूजिक सुनते थे, तो उतना रिलेट नहीं कर पाते थे उस टाइम पे. हमें लगता था कि वी वांट टू बी कूल एंड हैपनिंग. हम हमारा बैंड्रा या मुंबई से बाहर सोच ही नहीं पाते थे कि पूरा इंडिया है, उनका टेस्ट अलग है. तो लकली हम लोग ये इंडी पॉप का एक दौर शुरू हो गया. तो हम पहले तो जैसे श्वेता शेट्टी के एल्बम में मैंने उनके साथ 2 गाने किए, फिर स्टाइल भाई के एल्बम में थोड़ा सा गाया. सब सलीम सुलेमान हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे एज अ सेशन सिंगर आई गॉट लिटिल टेस्ट ऑफ इट. करते करते फिर वो कवाली फंक, क्यू फंक, वो गाने में, वो भी हम लोग स्टूडियो विजिट गए थे, तो वहाँ बोले माइक में बोले कुछ गा दो, तो वो बोले ये लाइन है ये कर दो. तो उस तरह से हुआ था. सो एक्सीडेंटली ही इंडी पॉप शुरू हुआ. लेकिन उसके बीच में क्या हो गया, उसी टाइम पे फिर वो अलग अलग चैनल्स आ गए, यूथ चैनल्स आए, फिर जैसे जैसे ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का एक ये शुरू हो गया, तो 2 बड़े बड़े जायंट्स के बीच में, वी कांट टेक नेम्स ऑफ कंपनीज ना, ले सकते हैं. हाँ, तो जब ये पेप्सी और कोक वॉर शुरू हो गए, कोका कोला पेप्सी, तो दे वांटेड टू पुश लाइव म्यूजिक. तो उस चक्कर में हम लोग के बहुत शोज शुरू हो गए. अगर ये 4 शो देते हैं तो वो 6 देते थे, वो 6 दिए तो ये 10 देते थे. लेकिन सब कुछ बहुत मजाक मस्ती में चल रहा था, नॉट वेरी सीरियस इवन एट दैट पॉइंट ऑल्सो. लेकिन वो क्यू फंक वाला कुछ हाँ, वो आज हम जैसे जिगर वाले कहाँ, चोट खाया है तब हुए हैं जवा, तीर बन जाए दोस्तों की नजर, या बने खंजर दुश्मनों की जुबान.
ऐसा कुछ था। हाँ, उसमें क्या हो गया था, उसमें एक डांसर था जो बिना शर्ट का कुछ पोज करा था और उसके भी बाल लंबे, मेरे भी बाल लंबे, कईयों को लगा कि वो मैं हूँ। जबकि मैं तो हाँ वैसा, हाँ वो तो, बट ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई एनकरेज, कोई नहीं, क्योंकि मैं शर्ट खोल के खड़ा हो जाता तो सब मिस्टर यूनिवर्स के लिए मुझे मिल जाता ऑफर, ऐसे पतले पतले हाथ और ऐसा था। लेकिन हाँ, इंडी पॉप का एरा भी फिर से रिवाइव करने का मुझे मौका मिला 2017 जब मैंने अपना खुद का चैनल शुरू किया, शान म्यूज़िक लेबल। तो बहुत कुछ सीखा कैसे होता है। उस टाइम पे तो हम लोग बस गाना गा देते थे, म्यूज़िक वीडियो में कर लेते थे और टूर कर रहे हैं, इट वाज, और हर एक चीज़ के लिए आपको पैसे मिलते थे सामने से। अब चैनल शुरू करने के भी पैसे आपके हैं, वीडियो बनाने की भी पैसे, मेरे ऑडियो का तो है ही, और कभी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो फ्री मार्केटिंग हो जाती है, वरना उसका भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं। बट द गुड थिंग इज़ दैट देयर इज़ कंप्लीट फ्रीडम। इतने सालों से मैं जब प्लेबैक गा रहा था तो जो भी गाना मुझे दिया जाता था उसी स्केल में, उसी स्टाइल में आपको गाना होता था, विच इज़ वंडरफुल, इट्स अ ग्रेट चैलेंज। बट कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिल में रह जाती थी कि यार ये मुझे गाने का मौका मिला ही नहीं। तो वो भड़ास पूरा करने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया, शान म्यूज़िक लेबल, और इसमें ऑलमोस्ट 100 सॉन्ग्स आर देयर, और सारे के सारे सुपर हिट हो सकते थे लेकिन नहीं हुए। लेकिन मैंने शुरुआती किया बाप्पा के नाम से। तो सबसे पहला जो गाना था वो मराठी में माझा बाप्पा श्री ते ऐकायला आवडेल ते तर ऐकायचं. ते तर हा फारच स्पीडमध्ये आहे, काफी साल हो गए। लेकिन माझा बाप्पा श्री, माझा बाप्पा श्री, माझा बाप्पा श्री, मंगल मोरया श्री, ये कोरस अपना ऐसा था। फिर आपने आ किया, अभी तक सबसे हाईएस्ट व्यूज उसी गाने का है मेरा। हाँ हाँ हाँ, और हर गणपति के त्योहार में वो 1 मिलियन बढ़ जाता है उसका। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, तो वो मतलब जो गणेश वंदना है वो भी है। फिर गणराया हिंदी में भी किया, लेकिन उसमें प्रॉपर मराठी फ्लेवर में ही वो गाना था। तो इस बार जो मैंने किया है बाप्पा मोरया, तो मैं देख रहा हूँ कि गणपति जी अब मतलब पूरे वर्ल्ड में छा गए हैं। हाँ। अभी अभी आ रहा था, कह रहे भी पंजाब में जोरों शोरों से भी गणपति जी मनाए जा रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि सबसे फ्रेंडली डेटी, सबसे फ्रेंडली जो भगवान है हमारे सारे भगवानों में, वो है हमारे गणपति जी। उन्हें हम गणू जी भी बुला लेते हैं और लगता है कि अपना है। तो मैंने तो उस तरह से इस गाने को रखा है कि वो देवता तो है लेकिन दोस्त भी है। आप उनसे दिल खोल के मांगो, बिना झिझक मांगो, और जैसे चाहो मांगो। उनमें माँ जैसा स्नेह भी है। तो उस तरह का ये वर्ड्स है। और इस गाने को जिन्होंने लिखा है वो खुद वो सरदार जी हैं। अच्छा, तो हाँ, तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा करे कि हम गणेश जी सबके हैं। तो इस तरह का गाना है जो सुनाइए ना जरा। बाप्पा मोरया ऐसा ही है कि वो बुद्धि कमाल है, शिव का वो लाल है, हाँ भक्ति का चित्र है, देवा विच नहीं सबका वो मित्र है जो गणेशा तेरा है नहीं सिर्फ वो विघ्न हरता। कौन सी है वो इच्छा तेरी जो पूरी नहीं वो करता। बाप्पा मोरया, ओ बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया, ओ बाप्पा मोरया, बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। थोड़ा एनर्जेटिक और अच्छा गाना है। आज सुबह सुबह कैनेडियन वीज़ा के चक्कर में ना नींद हुई है ना रियाज हुआ है, लेकिन हाँ बहुत जोशीला गाना है। उसमें पूरा फिर जैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं और फिर अंतरा ऐसा ही है उसका वर्ड जो है ना कि गाने के बोल हाँ नहीं वो गाने के बोल जैसे जिस तरह आपने सुना है वो लगता है ना कि किसी पंजाबी व्यक्ति ने लिखा होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो मतलब मेरे अभी काफ़ी भजन इससे पहले भी जो किया हो ना तो उन्होंने ही लिखा है। लेकिन हमेशा इससे पहले मेरा जो डिवोशनल चैनल है उसमें मैंने सिर्फ अब तक स्तोत्र हो या फिर वंदना जो मतलब ट्रेडिशनल है ना, मतलब जैसे मराठी में पूरा जिसे कहते हैं ना कि आरती संग्रह ते संपूर्ण बाप्पातून शुरू करके उसके बाद फिर जैसे दुर्गा माँ, फिर शंकर भगवान, सारा वो पूरा
एकदम विठ्ठल लास्ट तक चलते रहता है. साईबाबा पण आहे त्यात मध्ये. अच्छा, मतलब आरती विठ्ठल- संग्रह आहे. हाँ. अच्छा, विट्ठल के ऊपर भी गाया है आपने. जी 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 अलग से भी विठल, लेकिन अभी आप पूछेंगे तो मुश्किल होगा. अंतरा तो सुना सकते हैं. आता मला असा माझा इंजिनियर आहे ना गणेश सुर्वे, तो वो मेरे बहुत काम आता है क्योंकि एक तो मराठी है लेकिन उनका हिंदी भी कमाल है. तो वो म्यूज़िक भी करते हैं और इनफैक्ट माता बापाश्री का कंपोज़र वो खुद है. हाँ, यंग लड़का है लेकिन बहुत वो आशिक, वो नाशिक ढोल है ना, त्यांचं ग्रुप आहे. तो ऐसे 150 लोगों के साथ वो पूरा करता था पहले. शानदार. You've had a very, आपका career has been so far very illustrious. तो आपके लिए what did you think was एक आपका turning point कौन सा था? नहीं, टर्निंग पॉइंट यही था कि जब क्या होता है कि हर इंसान चढ़ाई के वक्त ना लगता है कि वो चढ़ते ही जा रहा है. मतलब इट्स यू नो यू डोंट रियलाइज कि यहाँ पीक हो गया था, यहाँ से शायद ढलाई शुरू हो गया, लेकिन हमें लग रहा है कि वो ग्राफ चल ही रहा है. तो टर्निंग पॉइंट मजबूरन हुआ जब पता चला कि नहीं अभी थोड़ा डिप हो रहा है. तो वो टर्निंग पॉइंट में डिप नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि उस पॉइंट में मुझे ऐसा लगा कि इसके बजाय कि मैं सोचूं कि अभी मेरा वो फिल्म बॉलीवुड के गानों का ऑफ़र क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह होगी, उसके बारे में सोचते रहे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे. लेकिन कहा कि चलो अगर एक दरवाज़ा या खिड़की थोड़ी बहुत बंद हो रही है तो कुछ और ज़रूर खुला होगा. तो मैं, जैसे सर ने कहा शुरू में ही, मेरे पिताजी का वो गाना उन्हें इतना पसंद है, तो मेरे पिताजी कंपोज़र थे और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अभी मेरे अंदर का कंपोज़र को फिर से जगाना है. तो फिर मैंने ये अपना म्यूज़िक चैनल शुरू किया और तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था. कई लोग ऐसा होता है कि लगता है कि यार अभी इंतज़ार में ज़िंदगी निकल जाती है, तो मुझे इंतज़ार नहीं करना है. सो दैट वाज अ लर्निंग पॉइंट एंड अ टर्निंग पॉइंट. उससे पहले एक डांस शो में पार्टिसिपेट किया था व्हेन आई वाज अर्ली 40s. तो तब लग रहा था कि यार अभी उम्र हो रही है, ये सब मैं कर पाऊँगा, आई शुड नाउ बिहेव माई एज, थोड़ा सा और सीरियस हो जाता हूँ. फिर अचानक वो डांस शो करके देखा कि मेरे आधी उम्र के जो बच्चे उनको भी इंजरी हो रही है, ये हो रहा है, और मैं करता गया. देन आई सेड दैट मे बी एज इज ऑल्सो जस्ट अ नंबर. आई स्टिल फील यंग, आई फील एनर्जेटिक एंड रेडी टू गो. तो और उसमें वो सबके सामने रुक के प्लीज़ मेरे लिए वोट दीजिएगा, आफ्टर बीइंग अ जज ऑन मैनी शोज़. सो इट वॉज अ वेरी हम्बलिंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. तो जहाँ मुझे लगा कि नहीं, ये सब हम हमारे दिमाग में ही डाल के रखते हैं कि लोग हमें इस तरह से देख रहे हैं. मुझे याद है आशा जी का फ़ोन आया, शान क्या कर रहा है तू, वहाँ जाके डांस कर रहा है, तू गायक है, तू भूल गया ये सब. तो ऐसे नहीं आशा जी, ऐसे ही बैठा था, मैंने ऐसा मुझे पूछ लिया कर यार. शी इज़ वेरी स्वीट. मतलब आशा जी फिर कुछ एपिसोड मैं देख रही हूँ, वहाँ तू अच्छा कर रहा है, कर 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 बाद में मैं भी करती हूँ डांस. ऐसे आशा जी के साथ मैंने शो किया था 2004 में. तभी मेरा बड़ा बेटा जो था 2 साल का था, तो लंदन में था शो. उन्होंने अनाउंस किया कि देखो मैंने इनके पिताजी के साथ प्रोग्राम किया है, इसके साथ कर रही हूँ, अभी ये जो इसके गोदी में बेटा है ना, इसके साथ भी करूँगी. एंड अभी वो किसका हो गया है यही. सो पता नहीं उस लायक हुआ है कि आशा जी के साथ शो करे कि नहीं, लेकिन आई एम श्योर शी इज स्टिल रॉकिंग. पण शान, म्हणजे आत्ता जो उल्लेख झाला की आपल्यामध्ये पोटेन्शियल असताना खूपदा असं की आपल्याला जे हवंय ते मिळत नाही अशी भावना येते. का नाही मिळत त्याची कारणं काहीतरी भलती वेगळीच कारणं असतात. म्हणजे काही वेळेला त्यातलं पॉलिटिक्स असतं, काही वेळेला तुमच्या म्हणजे तुम्हाला ते सिच्युएशनमध्ये तुम्हाला बाजूला ढकललं जातं. तर अशी जेव्हा सिच्युएशन येते तेव्हा त्यातनं बाहेर कसं आला असतो? म्हणजे आणि असं वाटलं का की अरे हे गाणं हे तर माझ्यासाठी होतं, हे तर मीच म्हणायला हवं होतं, किंवा नवीन येत राहिले आता गाणं? माझा सबसे पहले मैंने क्या किया ना कि जो पॉलिटिक्स वाली बात हो या कि कोई मेरे साथ साजिश हुआ है, वो पहले निकाल दो दिमाग में से कि यहाँ कोई किसी के साथ कुछ पर्सनल ऐसा कुछ है नहीं. अब मैं जब शुरुआती दौर में मैं जब आया तब कितने एस्टैब्लिश्ड बड़े बड़े सिंगर्स थे, अचानक से 2-3 सालों में मैं आगे निकल गया. वो भी सोच रहे होंगे कि क्या था, और तब मैंने कोई प्रश्न नहीं किया कि कैसे मेरे साथ ये हुआ. तब लगा कि हाँ 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 मैं तो हुई कमाल का सिंगर. लेकिन शायद अभी नए सिंगर्स आए हैं, दे आर बीइंग एबल टू डिलीवर बेटर, मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग.
मतलब इवन इफ आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज, बट बेटर टू थिंक लाइक दैट. एक बार नेगेटिविटी आ जाती है ना सिस्टम में, तो फिर उसके बाद आप उभर नहीं सकते उससे. इट विल जस्ट कीप ईटिंग मोर एंड मोर इनटू यू, कि इसकी वजह से उसकी वजह से. फिर मुझे याद है उस दौरान शायद मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में कहा भी होगा कि शायद इस वजह से, शायद उस वजह से, बट दैट वाज जस्ट माय इनसिक्योरिटी एंड माय मे बी अंदर की एक. तो आई क्विकली डिसाइडेड कि वो अवॉइड करना है. खुद को बिजी रखो और पॉजिटिव रखो एंड बी हैप्पी फॉर हुएवर आर यू नो डूइंग वेल. लेकिन मुझे लगता है कि सबका एक 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 टाइम पीरियड होता है, और उसके बाद जैसे बड़े बड़े पंचम दा जैसे कंपोजर ऑल्सो इफ दे कुड गो इनटू अ सिचुएशन वेयर यू नो देयर इज नो वर्क, तो फिर तो हम तो कोई इतना मिला, बहुत मिला है. मेरी मम्मी ने मुझे एक बार ऐसा कहा था, कुछ वो टीवी देख रही थी और मैं जाके बैठा, देखा देखो मम्मी कैसी कैसी आवाज़ें गा रहे हैं आजकल. मतलब यू नो आजकल एक नया ट्रेंड, वो चीख चिल्ला कर भी गाते हैं या जो भी है. तो आजकल क्यों, ये कुछ मतलब लास्ट 10-12 सालों से, तो ये पुरानी बात है. तभी मैं ऐसा कह रहा था उनको, तो मुझे ऐसी देखी, बोले कि बहुत मिला है तुम्हें, जस्ट बी सेटिस्फाइड. बंगाली में बोली, अनेक पेच है. शांत था. सो फ्रॉम दैट डे मैंने गार्ड बांध लिया कि हाँ, जो मिला है वी हैव टू बी हैव मोर ग्रॅटिट्यूड फॉर दॅट. पण मग जेव्हा रिकामापण असतं तर तेव्हा त्याच्यामध्ये म्हणजे की म्हणजे आता ते चॅनल केलं आणि आपल्याला आवडतात ती गाणी म्हटली, पण आणखीन वेगळे काही प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स काही आपल्याला हवेत ते करावेत असं काही आहे? हां, ते चॅनलमध्ये जसं सूफी गान मी नाही केलं त्याचा अगोदर, तो उसमें ऐसा है सूफी रॉक गाना वो भी ट्राई किया, फिर रैप गाना ट्राई किया जिसके लिए बहुत गालियाँ पड़ी, बट कुछ ना कुछ अलग अलग तो ट्राई करना चाहिए. लेकिन मैंने देखा है कि ऑडियंस मुझे वो सॉफ्ट रोमांटिक गाने में ही ज़्यादा पसंद करती है. तो घूम फिर के 3 गाने वहाँ गए, फिर एक गाना कुछ अलग ट्राई किया. लेकिन हाँ, वो एक अलग बात है. साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि जैसे अभी हाल ही में मुंबई में शो भी किया, तो टिकट शो में कभी कभी डर लगता है ना कि फ्री में तो दो तो हर कोई कुछ भी खा ले, पहन ले, देख ले ना, लेकिन पैसे दे के जाना पड़ता है, तो फिर वो ट्रिकी हो जाता है आजकल, क्वाइट एक्सपेंसिव. लेकिन आई वॉज वेरी ग्लैड, वेरी हैप्पी दैट वी हैड अ फुल हाउस विद यू नो ऑल द सीट्स सोल्ड. सो इट फेल्ट गुड कि अभी भी, एंड सारे एज ग्रुप थे इसमें, मतलब ग्रैंड मदर्स टू ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे. तो मज़ा आया कि इतने सालों में बहुत सारे ऐसे ऐसे गाने हैं, उसमें से कुछ गाने किसी को अपील करते हैं, कुछ गाने किसी को अपील करते हैं. सो इट वॉज अ नाइस. नाही, आता ही जी मगाशी ज्ञानदानं जी सुरुवातीला गाण्यांची जी आली ना, तर काही गाणी त्यातली अशी आहेत की ती गाणी जेव्हा आली तेव्हा जन्मलेली जी मुलं आहेत ती पण आता ते एन्जॉय तेवढंच करू शकतील अशी ते गाणी आहेत सगळी झाले. ते तर बाप्पा मोरया. अच्छा, मला असं विचारायचं होतं की आई वडील किंवा आजोबा यांचा प्रभाव किती राहिला आयुष्यामध्ये, गाणं शिकताना, पुढे जाताना? नहीं, त्याचं तर त्यामध्ये कोई शक है ही नहीं कि उनका प्रभाव तो है ही. और हमारी मतलब ये अब जब मेरा बड़ा वाला बेटा ना कहीं नौकरी लिया था, इंटर्नशिप 17 साल की उम्र में, तो ढूंढ रहा था फॉर्मल शर्ट और ट्राउज़र पहन के जाना है. तो मेरे कपड़े में देखे, क्या डैड आपके पास कोई फॉर्मल कपड़े हैं ही नहीं. ऐसे मैं कभी ऑफिस गया ही नहीं, वो ना मैं गया, ना मेरे डैडी, ना मेरे ग्रैंडफादर, मतलब 4 जनरेशन में पहला नौकरी करने वाला आया हमारे घर में. सो आई वाज वेरी इमोशनल एट दैट पॉइंट. तो हाँ, यही है कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत ज़्यादा उन्होंने साधना किया है, वो सीखे, वो गाने की मतलब चाहे फोक म्यूज़िक हो या फिर क्लासिकल, हर चीज़ में उनकी माहिरत थी. हर इंस्ट्रूमेंट वो बजा लेते थे. तो मैं तो उनका मतलब नाखून समान भी नहीं हूँ. गाना इतना कमाल गाते थे वो. लेकिन उस तरह से काम ना मिलने की वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन आ गया था, और काफ़ी वक्त मतलब वो उससे यू नो गलत हैबिट्स आ जाती हैं व्हेन यू नो यू आर इन दैट शेप. इवन माय ग्रैंडफादर डिडंट गेट द काइंड ऑफ सक्सेस दैट ही वांटेड टू अचीव. तो मैं हमेशा इस बात से मुझे डर था कि मुझे म्यूज़िक में नहीं जाना है, कि कहीं फिर से वही रिपीट ना हो जाए, क्योंकि यू नो इट्स सच अ कितने कमाल के टैलेंटेड लोग हैं जिनको सक्सेस नहीं मिलता, कितने ऐसे भी कमाल के हैं जिनको बहुत सक्सेस मिल जाता है. तो इट इज़ सो डिफरेंट सक्सेस एंड टैलेंट. तो मैं समझ गया था, मैं चाहे जितना भी
अभ्यास करूं, सीखूं, साधना करूं, नहीं मिला तो, और घर की आर्थिक कंडीशन भी ऐसी थी कि मेरे पास वो सपने देखने का वो चांस ही नहीं था। लेकिन उनकी कई सारी एटीट्यूड्स मुझ में ज़रूर आई हैं कि जैसे मेरे पिताजी कभी जो भी म्यूज़िक बनाते थे, इट हैड टू बी ओरिजिनल। मतलब वो 50 लोगों को सुनाएंगे, किसी गाने की तरह तो नहीं लग रहा है, किसी गाने से मिलता जुलता, इतना ओरिजिनल थे उनके गाने के, आज भी ओरिजिनल लगते हैं। आज भी उनके गाने में पता नहीं कौन से नोट्स का क्या फॉर्मूला था कि अभी भी ये नहीं कह सकते कि इनका गाना ये मैच हो रहा है। तो लेकिन हाँ, दे वर नॉट वेरी कमर्शियली वायबल, जो जल्दी से किसी के यूनिस में आ जाए। तो मैं भी यही ठान लिया कि मैं थोड़ा कमर्शियल बनाऊंगा गाने ज़रूर, लेकिन कॉपी नहीं करूंगा। अगर गाने बनाऊंगा तो ओरिजिनल होने चाहिए। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी और भी बातें हैं। आणि ती 2 पहिली गाणी ज्याचं मेन्शन ओपनिंगमध्ये पण झालं की मुसु मुसु हसी आणि वो पहली बार, हाँ हाँ तो म्हणजे एक मोठा सक्सेस होता. हाँ, कसं आयुष्य बदललंय 2 गाण्यांनंतर? आता तुम्हीच बघा ना, ते दोन विशाल दादलानी त्यांचं प्रथमच 2 गीत होतं, त्याचं नंतर विशाल आणि शेखरचं गठबंधन झालं. महागठबंधन नहीं, सिर्फ गठबंधन. फिर बाद में वो अभी तो विशाल शेखर वन ऑफ आवर टॉप. टिकून पण आहे त्यांचं आणि असं. हाँ 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 वो टिके हुए हैं. हाँ हाँ. तो एक्चुअली उस पॉइंट पे लगा ही नहीं था कि ये गाने का कुछ होने वाला है. हम लोग इतना सीरियस थे कि मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए ओरिजिनल है. मतलब जो ये गाना एक्चुअली एक गोरखा रेजिमेंट इन हांगकांग, तो उन्होंने ये गाना पहले बनाया था, ये 2 लाइन, बाकी का फिर ओरिजिनल है. तो दीज 2 लाइन्स आर एक्चुअली फ्रॉम अ नेपाली सॉन्ग. मिनिंग काय याचं? ओ मुस्कुरा दो मुसु मुसु हासी, मीठा मीठा एक हंसी दे दो. तो देव न लाई लाई हम लोग गा दिया था, देव म लाई लाई. और उसके बाद गाना खत्म हुआ, दोनों बैठे हैं, फ्री की कॉफ़ी मिल रही है, और अचानक से कोई ईपी या कोई जिन्हें नेपाली आती थी वो आकर कहने लगी कि ये गलत हो गया है और बार बार ये लाइन आ रहा है, प्लीज़ आप फिर से रीडअप कर दो. तो कौन सा लाइन? बोले देव म लाई लाई नहीं है, देव न लाई लाई है. तो मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे. पहला काम हाँ दोनों का, कितने सीरियस, कितने डेडिकेटेड, कितने मेहनती. तो बोला किसको कहाँ पता है, रहने दो. तो आज भी उसका मलाई तो खा रहा हूँ, लेकिन वो देव नलाई बोलना चाहिए था. तो इतने हम मतलब यार छोटी फिल्म है, पता नहीं क्या होने वाला है इसका. लेकिन फिर वो और वो पहली बार वो गाने आज तक गा रहा हूँ, आज भी हिट है. सो मैं ये भी मानता हूँ कि अगर किस्मत में कुछ है, इट्स ऑल प्री ऑर्डेंड. अगर कुछ लिखा है और उसको होना है, हो जाता है. तो हाँ, लेकिन उससे बाद से मैंने ये गांठ बांध ली, कुछ भी करो एटलीस्ट पूरे मेहनत से और प्रॉपरली करो. उसके बाद उसका फल जो भी हो वो छोड़ दो, लेकिन अच्छा होना चाहिए. वो आज भी गा रहे तो आज भी गा हाँ रहे हैं. दोन्ही ऍक्च्युली. नहीं, आज की आवाज़ की ऐसी हालत है. वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या इसने जाना. और वो बात पे तो मुसु मुसु गा ही दिया था थोड़ा सा. गम बांट ले तू अपने, हमसे तुले खुशी, हो गए हम अब तेरे, तू हो गई अपनी. मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए, मुसु मुसु हासी देव. हे जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी. बस तब से मुस्कुराता हूँ. अच्छा, ये कुछ गाने जो होते हैं, जैसे अभी आप गाने गा रहे हैं, वो आज की यंग पीढ़ी, मतलब उस वक्त जैसे सर ने कहा कि उस वक्त पैदा हुई थी, जो आज भी सुन रही है. उसके पहले शंकर जयकिशन, जो बड़े बड़े संगीतकार थे, उनके गाने आज भी पॉपुलर है. लेकिन आज की फिल्मों में जो गाने आते हैं, वो फिल्म रिलीज होती है, दूसरे दिन खत्म हो जाते हैं. तो ये जो बदलाव आया है, आपको क्या लगता है कि संगीत खत्म हो रहा है फिल्म का, या बदलाव उसमें चेंजेस नहीं आ रहे, या कोई उसमें प्रयोग नहीं करना चाहता है? नहीं, अभी जो गाने बन रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है. हर गाने पे ये प्रेशर है वो गाना सुपरहिट होना चाहिए. पहले प्रेशर था कि गाना बहुत अच्छा होना चाहिए. आप सोचिए एक माहौल, आप सोचिए कि पंचम दा आर.डी. बर्मन के रिहर्सल शायद इतने, इसे थोड़ा छोटा लेकिन ऐसे साइज़ का स्क्वायर रूम था उनका, है अभी भी. लेकिन तो वो 4 जगह 4 गद्दे हैं, 4 अलग कंपोजर जब चाहे यूज़ कर सकते हैं. तो प्रेशर ये था कि मुझे उससे बेहतर या वहाँ तक तो गाना बनाना ही है. So there was a lot of camaraderie at the same time, a lot of healthy competition कि अगर उन्होंने ऐसा गाना बनाया तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ.
और उस तरह के और म्यूजिक वाज मोर अ क्रिएटिव आर्ट फॉर्म, बट नाउ द नंबर्स हैव बिकम सो बिग कि आपको इतने सारे, तो आप समझ लीजिए कि एक थियरी आप हो सकता है कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता है ना, तो जैसे 2, अभी 2 इज द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, तो 2 विल यू नो मल्टीप्लाई टू सो मेनी डिफरेंट नंबर्स, तो आपको गाना ऐसा होना चाहिए जो क्विकली एक बार सुनते ही जुबान पर चढ़ जाए और इमीडिएटली हिट हो जाए। तो इंस्टेंट हिट के चक्कर में क्या हो जाता है कि इंस्टेंटली हिट हो जाती है लेकिन लॉन्जिविटी नहीं होती है, क्योंकि जो भी चीज़ जल्दी उठती है उतनी जल्दी उतरती है। ये एक थियरी मैं मानता हूँ। आजकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आप जैसे मेजर गाने में माइनर नोट्स डाल दिए या फिर आप कुछ रागदारी दिखाए, कुछ ये करे वो करे, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो क्योंकि वो, लेकिन वही हो जाता है कि फिर एक गाना दूसरे गाने की तरह लगता है। ऑल आर बीइंग मेड इन द सेम स्केल, भी सब माइनर स्केल के ही सारे गाने बन रहे हैं, तो कौन से गाने का अंतरा कौन सा है हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से 90s में ऐसा कुछ माइंड बॉगलिंग गाने तो नहीं बने। आप शंकर जयकिशन जी की बात कर रहे हैं, मदन मोहन जी की बात कर रहे हैं, वो जो गाने बने थे उसका स्तर कुछ अलग ही था। लेकिन 90s के गाने आजकल यंगस्टर्स ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि पता नहीं, मतलब क्या कमाल के गाने हैं। हाँ, वही आप LP के गाने सुने 70s के 60s के, देन यू नो कि व्हाट इज रियली म्यूजिक। बट बिकॉज वो अभी और सिंप्लीफाइड होता जा रहा है, तो वो गाने भी जो काफ़ी सिंपल थे वो गाने भी लग रहा है कि क्या कमाल के गाने। तो इट्स बेसिकली, एंड कुछ गाने रह जाएंगे, जैसे वहाँ भी कुछ ऐसे भी गाने बने होंगे जो हमें याद नहीं आ रहे ना, सारे गाने थोड़ी याद रहेंगे हमें। तो थिंग्स फिल्टर आउट एंड देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स दैट आर मेड फॉर, मतलब होता है ना, कुछ रनर्स होते हैं जो 100 मीटर्स में जीत जाते हैं और कुछ वो मैराथन वाले होते हैं। तो मैराथन वाले जो गाने हैं वो बाद में ही पता चलेंगे ना हमें। प्रेमात पडलेल्या माणसाला शानचा आधार असतो, पण प्रेमात भंग झालेल्या माणसाला केकेचा आधार होता. हा, हे पण आहे. ज्यावेळी केके गेला, काय वाटलं, कसं झालं? नाही के आणि माझं मित्रता, हाँ, इवन बिफोर वी स्टार्टेड आवर करियर्स, तब से हमारी दोस्ती नहीं थी, लेकिन हम इत्तेफाक से मिले थे ट्रेन में, चर्चगेट से दोनों आ रहे थे, दोपहर का वक्त था, खाली ट्रेन थी, के पास वॉकमैन था, मैं देख रहा था, अरे वाह। हाँ, तो फिर बात में फिर बात, आप तक तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों में से कौन ही ज़्यादा बात कर रहा था। मैं ही था, लेकिन फिर के ने बताया कि मैं अभी दिल्ली से आया हूँ और वहाँ मैं तो जब उसने अपना नाम बताया तो मुझे याद आया कि सागरिका और वो कुछ गाने किए थे 2-3 दिन पहले ही विशाल भारद्वाज जी के लिए। वो गाने शायद रिलीज़ नहीं हुए, तो तभी बता रही थी कि कमाल, मतलब क्या रेंज है उसकी आवाज़, और एक रॉक वाइब है वॉइस में, जो तब तक नहीं चल रहा था, क्योंकि तब तक एक फिल्मी स्टाइल में गाने होते थे ना, तो बहुत अलग उसकी। तो तब से फिर हम लोग साथ में बहुत सारे गाने किए। आई थिंक सबसे ज़्यादा डुएट्स मोर देन एनी फीमेल सिंगर ऑफ संग विद के। सबसे ज़्यादा शोज़ उसके साथ किए हैं, एटलीस्ट 15-20 शोज़ किए हैं। वी डिड अ टूर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, दुबई में 3 बार साथ में शोज़ किए। एंड दैट वेरी ईयर वी आर सपोज टू डू अ होल टूर, US टूर साथ में, के, मोहित चौहान एंड माई सेल्फ। तो बहुत अचानक से ये सब कुछ हो गया, एंड ऑफ कोर्स वी मिस हिम सो मच। इसमें तो कोई क्या बोले। और हाँ, बहुत उसकी सिंगिंग की स्टाइल ही, जो भी बहुत दिल से पूरी चीज़ आती थी, उसमें कोई बनावटी बात नहीं थी उसकी सिंगिंग में। शायद उस वजह से वो बिल्कुल दिल तक पहुंचती थी। और वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वंडरफुल पर्सन, मिस हिम अ लॉट। शानदार रियाज आणि आवाज चांगला असेल तर गायकाला जे डिलिव्हर करायचं आहे ते प्रेक्षकापर्यंत व्यवस्थित जातं. आता तुमची गाणी अशी आहेत 100%, तुमची गाणी अशी आहेत की 2 ते 3 पिढ्यांनी ती ऐकली आणि त्यानंतर सुद्धा अजून लक्षात आहेत. म्हणजे जनरेशन गॅप असून सुद्धा तुमची गाणी अजूनही आठवतात, एक इरा रिप्रेझेंट करतात. पण आता साऊंड इंजिनिअरिंग इतकं डेव्हलप झालंय की सलमान खानला सुद्धा गायक बनवून टाकलेला आहे. तर ह्याच्यात ओरिजिनलिटी कुठेतरी मिसिंग होते असं वाटत नाही का? कारण आजकालची गाणी सुद्धा फार लक्षात राहत नाहीत 1-2 वर्षानंतर. नाही, असं नाही आहे. मी तेच अभि त्यांचं पण तेच प्रश्न होतं ना, आता रिपीट होणार त्याचं. नाही पण याच्यात मूळ आवाज जो आहे, आता जसं की आता मी तुम्हाला काय म्हणून, माझा 2000 के ऊपर गाने गाए, ऐसे ऐसे गाने गाए मैं खुद सुन के डर जाता हूँ. लेकिन वो बोला ना, मेमोरी शॉर्ट है लोगों का, वो गाने लोग भूल गए हैं और निकालते 50-60 गाने होंगे जो लोगों को याद है, तो फिल्टर आउट हो जाते हैं. तो ऐसी चीज़ें हैं. आज के भी जो गाने हैं उनमें से कुछ गाने ऐसे निकल कर आएंगे 10, 12, 15 साल बाद, शायद अभी इतने हिट नहीं हुए हैं,
तभी जैसे लग जा गले वो गाना उस टाइम पे उतना बड़ा हिट गाना नहीं था। मदन मोहन जी को बड़ी बड़ी फिल्में नहीं मिलती थी, लेकिन आज उनके गाने बड़े बड़े फिल्मों के बड़े बड़े कंपोजर के बड़े बड़े स्टार हीरो से ज़्यादा पॉपुलर उनके गाने हुए हैं, अभी हुए हैं। जैसे तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। ये जब गाना आया था, बहुत ही छोटी फिल्म, नवीन निश्चल टैक्सी चला रहा है बम्बई में, हाँ, हंसते जख्म में, ऐसा कुछ। इट इज़ नॉट अ बिग फिल्म, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े फिल्मों में से ज़्यादा वो गाना हिट है। अभी उनके बहुत सारे डाकुओं के फिल्मों के भी म्यूज़िक उन्होंने किए थे, किसी को याद नहीं। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि वक्त की बात है, और हर एक जनरेशन में बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन इस जनरेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि उनको हिट चाहिए, और दखलंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें म्यूज़िक कंपनीज आ जाते हैं, उसमें कभी बार स्टार है उसमें तो उसकी बात हो जाती है। कंपोज़र और सिंगर के हाथ में बहुत कम रह चुका है चीज़ें, तो उस वजह से शायद रेशियो थोड़ा और बिगड़ता जा रहा है कि वहाँ अगर 100 में से 10 तो अभी हो गया 1000 में से 2, तो दैट इज़ द सिचुएशन। लेकिन फिर भी 2 तो अच्छे गाने आते हैं, पण याच्यात असं कधी होतं का की नाही तुम्ही और चांगला अभी चेंज हो रहा है। आई फील नाउ अगेन वी आर गेटिंग इनटू सम गुड म्यूजिक एंड पीपल आर गोइंग बैक इनटू गेटिंग। पण आता साऊंड इंजिनिअरिंगचा वापर करून कोणाला सुद्धा गायक करणं सहज शक्य आहे, थोडं ट्युनिंग वगैरे करून। तर असं कधी होतं का की नाही आता आता या तो गायकाची आम्हाला गरज नाही? एआई के बाद तो अभी तो मतलब वो बात भी पुरानी हो गई है ट्यूनिंग। कोणाला उभं करून गायक करून टाकू आम्ही। हाँ 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 हाँ, नहीं गाणे भी सिंपल होते जा रहे हैं ना। अगर अवघड गाणं ते तुम्ही नाही करू शकता आहे ते। जैसे मराठी में अभी भी कुछ गाने जो बनते हैं मुश्किल गाने होते हैं, साउथ के गाने होते हैं, जो रीजनल गाने होते हैं उसमें काफ़ी अभी भी स्ट्रॉन्ग सिंगिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन हिंदी आजकल काफ़ी सिंप्लीफाइड गाने हो रहे हैं, और सिंगिंग में भी बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर हमें बहुत ध्यान रखना था कि जैसे खराश, अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं गा रहा हूँ और खराश आ रहा है, तो ये कभी ओके नहीं होता टेक। लेकिन अभी आप सुनो तो गाने में वो खराश इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ इट। ये टोन बन गया है, हर कोई ऐसे गा रहा है, टोन भी बना और टोन भी हुआ है। आप इंग्लिश के 2 जो, तो ये साथ ट्रेंड्स हैं। बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड या क्लिनिकल सिंगिंग करेंगे तो बोलते डज नॉट फील, मतलब वो दिल को नहीं लग रहा है। इट शुड बी मोर कैजुअल एंड मोर इंटेंस ऑल्सो। मतलब आप ऐसे करें, मतलब बस ये गाना गाया फिर मर गया आखिरी गाना। तो शान, आता तुम्ही मराठी गाण्यांचा उल्लेख केला, हा. तुमचे आवडते मराठी गाणी कुठली आहेत? अश्विनी ये ना तुम्ही ऐकत या तंदर, हाँ कसं प्रिय जगू कशा तुझा विणा मी राणी ग, कशी ही जिंदगीत आणि बाणी ग, तुझे ना प्रिय तुझे ग प्रिय, मी तर प्रेम दीवाना रसीला, दे प्यार जरा सा नशीला, मी तर प्रेम दीवाना रसीला, दे प्यार जरा सा नशीला। आणि पण असं ते मस्तीचं गीत आहे ना असं, ते पण आमचं हिल हिल पोर हिला तुझं कप्पाळी लाटीला, ढगायला लागली कळ रे पाणी ठेव ठेव गळ। आता हे सब पण असं, हा मेडली झालं, हा हा बोल ना। बेल्यांची नागिन निघाली, नागोबा डोलायला लागला, बेल्यांची नागिन निघाली, नागोबा डोलायला लागला। मैं एक बात, जैसे मैं साउथ के गाने करता हूँ ना, तो मराठी क्योंकि मैंने सीखा है तो बहुत काम आया। जैसे ड़ न, तो ये हिंदी में तो है नहीं इतना, मतलब है लेकिन यूज़ नहीं होता, तो वो बहुत उड़िया में उनका बहुत वो यूजेज होता है, और साउथ की लैंग्वेज, तो वो मराठी बहुत काम आया मेरे। पण सोनू निगम, शंतनू मुखर्जी, त्यानंतर श्रेया घोषाल असे सिंगिंग सुपरस्टार जन्माला आले। आता अरिजित सिंगपर्यंत आपण येऊन थांबलोय, त्याच्या पुढे तुम्हाला दिसतंय कोणी सुपरस्टार जन्माला येतील नव्यानं? अरिजीत सिंह के पहले तो आपको लगा था कि नहीं आएगा ना कोई सुपरस्टार, लेकिन आया, तो ऐसे और भी आएंगे, 100% है। हाँ हाँ, वो कौन सा गाना है, अपना टाइम आएगा सबका टाइम आएगा। नहीं नहीं, जरूर जरूर जरूर। तुम्ही सांगितलं की जेव्हा कॉलेजमध्ये होतं तेव्हा किसाही रिकामा किंवा दिसणंही काही फार बरं नव्हतं, या सगळ्यामध्ये जेव्हा कॅमेरासमोर उभा राहिलात
कारण तेव्हाची जी गाणी होती 90s मधली त्या गाण्यामध्ये तुम्ही दिसलात, कॅमेरासमोरही तुम्ही आलात. सो ते ट्रान्झिशन जे होतं ते कसं झालं? म्हणजे कॉलेजमध्ये असताना माझा स्किन अशी होती, मी असा दिसत नव्हतो, ते केसही. वो तो मनात तर मनामध्ये मी हिरो होतो ना, त्याचं काय करणार. तर मला असं मतलब था थोडासा इंटरेस्ट. पण मग हिरो व्हावं असं वाटलं नाही? हाँ, हिरो व्हावं असं कधी वाटलं नाही? मुझे तो इंडियन क्रिकेट टीम में भी खेलने का ऐसा फीलिंग आया था. पर उतना होना चाहिए ना कुछ. नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिरो व्हायला पाहिजे होतं ना. किती नहीं नहीं मैं ये तो मजाक में कह रहा था, लेकिन देखिए क्या है कि हम लोग जब इंडी पॉप करना शुरू किए तो फिर वो आप गाना गा रहे हो, कोई और कंपोज कर रहा है, कोई और लिख रहा है, कोई और म्यूजिक कर रहा है, कोई और वीडियो में है, तो इट बिकेम लाइक प्लेबैक सिंगिंग ओनली. फ़र्क क्या है उसमें? तो मैं शुरू से ये डिसाइड कर लिया था कि मेरा इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा होना चाहिए. इसलिए तन्हा दिल के गाने मैंने खुद लिखे, जैसा भी टूटा फूटा लिख दिया, लेकिन इट शुड बी माई ओन थॉट्स, माई ओन लिरिक्स. 4 गानों का मैंने कंपोज किया, गुमसुम हो क्यों और वगैरह वगैरह, भूल जा, तन्हा दिल, ये सारे गाने मैंने खुद लिखे. और फिर वीडियो में भी मैं ही आऊँ, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट में ऐसा ही होता है. जो पॉप सिंगर है तो उन लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो तब जाके वो आप अपने आप वो कह सकते दैट इज माय प्रोडक्ट. जैसा ही है टूटा फूटा, लेकिन वो मैं हूँ, तो इसलिए मैं वीडियोस में आया. आता हे सोपं आहे ना की लिहिणं, कंपोज करणं, गाणं, त्याच्या काय जे व्हिडिओ आहे त्याच्यामध्ये येणं. तर मग आता सुरू आहे ते करणं. हां, चाललंय ना. म्हणजे आता पण म्हणजे आता तुम्ही करताय ते? तो हाँ, सगळं गीत नहीं असं, कुछ जैसा लगता है. जैसे अभी मैं लास्ट जो गाना किया, इट वॉज अ वेरी क्या बोलते हैं, टॉपिक त्याचं काहीतरी वेगळं होतं. आता तन्हा दिल मी लिहिलं होतं 23 वर्षापूर्वी. आता तन्हा दिल 2.0 मला करायचं होतं. मग मला वाटलं आता तन्हा दिल हे जे फ्रेज आहे ना, तर मला असं वाटलं की मेंटल हेल्थमध्ये काहीतरी करायचं. आणि आज का ये अवेयरनेस इतना इम्पोर्टेंट है कि हम हमेशा आजकल स्पेशली सब देखें ना, डोले शोले करके मैं भी लगा हुआ हूँ. फिज़िकली हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि फ़िट रहना है, ये करना है, काम का स्ट्रेस है, सारी चीज़ें हैं. मेंटल हेल्थ पर हमारा उतना ध्यान नहीं जाता कि रात को भी फ़ोन है, रात जाग रहे हैं, वी आर स्लीप डिप्राइव्ड. सो ओवरऑल it has an effect. There are 2 generations that it affects more. If you can survive it once you've passed your teens, क्योंकि teenagers पर ये बहुत प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर है, peer प्रेशर है, सोशल मीडिया प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा हो गया है. फिर ये जो चॉइसेस आपको करने होते हैं, that can also create a lot of pressure on you. So a lot of youngsters are going through a lot of mental health issues, which lead to clinical depression, which lead to your chemical imbalances. और फिर ये एक टाइम आता है 40s के बाद, जब कुछ हेरिडिटरी के वजह से और फिर इफ लाइफ हैज़ नॉट गॉन द वे इट हैज़. ट्रिगर पॉइंट बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन द सेरोटोनिन लेवल्स जैसे कहते हैं, या आपके जो अलग अलग इसमें इट्स अ केमिकल रिएक्शन दैट हैपन्स. सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें लगता है कि यार ऐसे कोई बात ही नहीं है, ये क्या डिप्रेशन कर रहा है, ज़बरदस्ती का ड्रामा है, लेकिन इट कुड बी अ केमिकल, इट कुड बी अ मेडिकल सिचुएशन. So there is no harm in asking for help, looking for counseling, and they know better. उन लोग ब्रेन मैपिंग करते हैं, उनको पता चलता है कि आपके कई बार आपके लिथियम लेवल्स लो होते हैं. ये कुछ टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया. त्याच्यावर गाणं केलं. तो उस पर मैंने गाना ऐसा बनाया जिसमें पहले तो उस गाने में जो जिस व्यक्ति पे ये चल रहा है उसके अंदर में क्या चल रहा है, उसका वो फीलिंग क्या है. तो यूं ही बेवजह क्यों उदास हूँ, जाने कैसी ये प्यास है, कोई पूछ ले उसे क्या कहूँ, कैसी जाने एहसास है साथ मेरे सारे वो अपनों में मेरे, बस मैं शामिल नहीं. राहें खुली है कारवां भी, जाना ऐसा कुछ, मतलब वो खुद ही करनी, जाना कहाँ है वही समझ में नहीं आ रहा है. तो फिर तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे मुझे, फिर ये नजर
कि मैं वो जो था अभी कुछ और ही हो गया हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं वो फिर से हाउ विल आई बिकम दैट पर्सन आई यूज टू बी, और वो इंटरनल एक फाइट है। तो उसके बाद पूरे अंतरे में उसका सोल्यूशन है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ को पॉजिटिव रखूँ। कोई भी सुने तो जैसे भूल जा, हार्ट ब्रेक पर वो पहला ऐसा गाना था शायद आखिरी कि जहाँ मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ ओ बेवफा ये हो जा वो हो जा, वो था भूल जा, स्टार्ट अ फ्रेश, यू नो। तो इसमें भी वही है कि अगर हम यू नो डिसाइड कर लो कि आई वांट टू चेंज, देन देयर इज काउंसलिंग, देयर इज, बट वो एक शर्मिंदगी होती है ना कि कैसे मैं कहूँ कि ऐसा है, एंड वी स्पेंड हाफ आवर लाइव्स गोइंग थ्रू दिस डिप्रेशन एंड मेंटल। इतक्या टर्मिनॉलॉजीज तुम्ही सांगितल्या, तुम्ही याच्यावर काम केलंय? हाँ, काफ़ी काउंसलर्स के साथ इंटरव्यूज़ है मेरे इसी शान म्यूज़िक चैनल पे, बड़े बड़े डॉक्टर्स की इंटरव्यूज़, क्योंकि सिर्फ एक गाना बनाकर छोड़ दे तो बात नहीं बनेगी। सो उस पर काफ़ी अवेयरनेस चीज़ें किया हूँ। सो एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो गाना जब कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, आई गेट सो मेनी पीपल, दे फील वी गेट पीस आउट ऑफ दिस, वी फील अ सोल्यूशन आउट ऑफ दिस, कि हम अकेले नहीं हैं इसमें। कईयों को लगता है कि मैं ये बस मेरी कहानी है, लेकिन बहुतों के साथ ये हो रहा है। तो सो ऐसे बहुत सारे और भी इश्यूज पर गाणे बने हैं। आता किती डिप्रेसिंग जरी असलं तरी तन्हा दिला मला ऐकायचं आहे. हाँ, ओरिजिनल हाँ। आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां। मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ। तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। हाँ ऐसा। Talking about heroes, going back to heroes. पता नहीं आप लोग कैसे, मैं मेरे कान मेरी आवाज सुन के अरे तरस गए कि कितना बात करता है तू, मतलब वो खुद मुझको बोल रहा है ऐसा। सॉरी, बोलिए। So coming back to heroes, जैसे all the college students would listen to you. जब आप कॉलेज में थे आप किनको सुनते थे? Who were your heroes? कॉलेज में जब था मुझे 70s 60s के गाने ज़्यादा पसंद आते थे, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ मैं पला बड़ा बांद्रा में ऐसा माहौल था, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रो वेस्टर्न कल्चर एट दैट पॉइंट। तो वहाँ अगर हिंदी में कोई बात भी करे, मराठी में बात भी करे, तो लगता था कि अरे वर्नाक्युलर टाइप का है। तो वो हम लोग क्रॉस वॉस पहन के एकदम कूल बन के घूमते रहते थे फुल टाइम, वहाँ इंग्लिश में बात करना, ये करना वो करना। तो गाने भी उस तरह के ही सुनते थे, वेस्टर्न गाने, रॉक सॉन्ग्स और वो सारी चीज़ें छुप छुप के, क्योंकि घर में तो पूरा माहौल शास्त्रीय संगीत और हिंदी म्यूज़िक का ही था। डैडी उठते सारे गा होते चलते रहता था, तो लेकिन वो छुप छुप के होता था सारा सब कुछ। तो शुरुआती हुआ गज़लों से हिंदी, तो लगा कि कुछ चल, जैसे गुलाम अली साहब या मेहदी हसन साहब, जगजीत जी के गज़लों से हिंदी में ट्रांसफ़र हुआ। बोला पॉप सुनना ही है तो फिर अंग्रेज़ी सुने, ऐसा था एटीट्यूड। उसके बाद ऑफ कोर्स वंस आई got my hands on Pancham Das music, on मदन मोहन जी's music, तो फिर ऑटोमेटिकली सीधा वहीं चले गए। और 80s का जो फेज था ना, वो डिस्को और वो थोड़ा सा इट वाज नॉट द मोस्ट मेलोडियस फेज। एक्शन फिल्में बन रही थी और यू नो इट वाज अ डिफरेंट टाइम। उसमें भी कुछ अच्छे काफ़ी कमाल के गाने आए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन माय टेस्ट वाज मोर इन द 70s। ह्या सगळ्या गाण्यांमध्ये कोणतं गाणं असं आहे की जे गाताना खूप परीक्षा बघितली त्या गाण्यांना, म्हणजे ते खूप हिट झालं, लोकांना खूप आवडलं, पण ते रेकॉर्ड होताना ज्यानं जीव खाल्ला, असं गाणं कोणतं आहे? नाही, त्याचं काय आहे ना, त्याचं माझं मतलब अगर व्हॉइस कंठात काहीतरी प्रॉब्लेम आहे ना, सिंपल सॉन्ग पर नहीं होता। आणि जे दिवसा मतलब वॉइस बहुत अच्छा है तो बहुत मुश्किल गाना भी एकदम पानी की तरह हो जाता है। तो वो इशू है, गाने में प्रॉब्लम नहीं है। असं कुठलं गाणं आहे की जे खूप अवघड होतं पण एकदम सहजपणानं झालं? जैसे हां, आता जब से तेरे नैना मध्ये काय झालं, प्रथम दिवसात सारा सिटिंग सब कुछ हुआ, गाने गया तो उस दिन इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, और तो
फिर वो मैं सोचा कि ये अजीब, ये गड़बड़, क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन वो गाने का इतना रिहर्सल हो गया था ना घर जाके, तो उस पर बहुत ज़्यादा आराम से उस पर मतलब टाइम मिल गया। वरना क्या होता है, आप स्टूडियो जाते हो, गाना लिखते हो, वहीं सीखते हैं, वहीं गा के फिर किसी और स्टूडियो में चले गया। उस ज़माने में तो ऐसा ही चलते रहता था। तो उस गाने को मुझको एक पूरा दिन का मुझको उस पर ना काम करने का मौका मिला। फिर नेक्स्ट डे जब आए तो ऑलमोस्ट बहुत जल्दी हो गया उसका रिकॉर्डिंग। और संजय लीला बंसाली जी ने इतना पूरा वो कैसे पिक्चराइजेशन होगा उसका, किस तरह से उसकी पूरी शूटिंग त्याचं होगी, music कोणाचं? ये नहीं बताया कि टाल पहन के डांस करेंगे लेकिन मतलब बोले कि इस तरह का कैरेक्टर है ये वो, तो मोंटी शर्मा। तो वो गाना अब सुनता हूँ तो उसमें मतलब इट्स नॉट अ सिंपल सॉन्ग, बट वो आसानी से हो गया क्योंकि वक्त मिला मुझे। पण जनरली गाणं किती 3-4 तासामध्ये म्हणजे बसवून होतं? मैक्सिमम, हाँ 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 हाँ। आणि जैसे कुछ कंपोजर्स, एक गाना था आई थिंक संजीव दर्शन जी का गाना था, इंदु जी का गाना, इंद्र कुमार, वो फिल्म थी अनिल कपूर जी की फिल्म थी, बॉक्सर बने थे उसमें। तो हर तरफ तू ही दिखे, ऐसा कोई गाना था। तो इनफैक्ट एक ही अंतरे का था, लेकिन वो गाना सुबह के 11 से लेकर 9:30, 9:15 और 9:30 के बीच में वो ओके हुआ। तो कुछ गाने तो का मतलब तो त्याला का वेळ गेला त्याच्यात? मला नाही माहित, त्याला पसंद नव्हतं म्युझिक? नहीं, मैं गाए जा रहा हूँ, सुन के बोले और बेटर हो सकता है बेटा, और करो। पता नहीं वो भी फुर्सत में थे उस दिन का, कहीं और कुछ प्लान नहीं था उनका। तो मैं भी गाए जा रहा हूँ। अभी गला गर्म हो रहा है सर, 6 घंटे हो गए अब नहीं होगा तो कब होगा। तो लेकिन गाना अच्छा था, तो जितनी बार भी गा रहा था मुझे मज़ा आ रहा था। यही कोई बुरा गाना तो फिर तो सजा हो जाए, फिर तो मुश्किल हो जाए। पण असंही झालंय की अरे हे गाणं का गायलं असं? हाँ। बट माइक पर जब हूँ ना, तब अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि ये क्या हो रहा है तो गाना होगा ही नहीं। तो उस पॉइंट पे ये बेस्ट गाना है दुनिया का, ये सोच के मुझे गाना पड़ेगा, तो ही जाके गाना मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा। और एज अ सिंगर मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि इस गाने को जैसा भी है मैं ही हिट कर सकता हूँ। वो गाना जिस दिशा में जा रहा है ना, उस दिशा में ही गाना चाहिए। उसमें मैं अब गाना जैसे सिंपल गाना, उसमें 4 हरकत डाल दिया, या गाना एक मतलब टपोरी स्टाइल का गाना है, उसमें मैं कुछ सोफिस्टिकेटेड चीज़ें कर दिया जस्ट टू शो के देखो मैं इतना गाता हूँ, तो फिर वो गाना भी बिगड़ जाएगा और मेरी सिंगिंग भी किसी को याद नहीं रहेगी। सो द वॉइस अकॉर्डिंग टू मी शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट द लिसनर फ्रॉम द सॉन्ग। सॉन्ग इज द हीरो, वॉइस इज जस्ट के उसके कपड़े। तो ये मैंने ऑफकोर्स फ्रॉम द ग्रेट्स मुकेश जी, किशोरदा, रवि साहब, उनसे ही सीखा कि वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उसको गाने की जो सिंप्लिसिटी थी हमेशा उन्होंने उसको मेंटेन किया है। क्योंकि गाना लोगों में हिट होना चाहिए, आपकी सिंगिंग, आपकी गायकी, फिर वो क्या हो जाता है, वो शोइंग ऑफ हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। पण काही वेळेला असंही होत असेल ना, म्हणजे खूपदा होत असेल की तुम्ही गाताना ॲडिशन्स काहीतरी त्याच्यामध्ये काहीतरी आपला टच, तर असं कोणतं गाणं आणि असं काय आहे की ते शानचं होतं, ओरिजिनल म्युझिक डिरेक्टरला ते आयडिया म्हणजे ते सुचलं नव्हतं, पण गाताना काहीतरी असं सापडलं आणि त्याच्यामुळे त्या गाण्याला मजा आली, काहीतरी स्पाइस? आता त्याचं बहुत सारे कंपोजर्स हैं जो आपको पूरा छूट देते हैं। जैसे हाँ, शांतनुदा भी बहुत, अब तेरा गाना है अपने हिसाब से गा, लेकिन वो भी याद नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा मैंने किया था। 3 इडियट्स की कहानी अलग थी सर। मैं गया था ऑल इज वेल गाने के लिए, ऑल इज वेल हो गया, फिर बोला यार एक गाना है फंसा हुआ है, और शांतनुदा का अपना बहुत एकदम यारी दोस्ती टाइप का है, तो थोड़ा ट्राई कर देना। तो ऐसे ठीक है, तो फिर था, तो बोले सिर्फ ये पार्ट कर, हमको तो राहें थी भुला थी हम, क्या मैं भूल गया लिरिक्स, हम हाँ वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था, वो पार्टी था। तो वो करने लगा तो बोला अच्छा लग रहा है। तो अभी उस टाइम पे मेरे गले में नोड्यूल्स का इशू चल रहा था, तो मैं बहुत खुश था कि ये बहुत लो में हो रहा है, तो क्योंकि मिड रेंज में ना ऐसा हो रहा था। हाँ, फिर बोला अभी ये पार्ट भी है। तब तक राजू ईरानी जी भी आ गए थे, वो भी मेरे बहुत पुराने, हम लोग साथ में वो करते थे
इंटरनल सॉन्ग्स होते थे ना कंपनी कैंपेन्स के लिए, हाँ गाना कुछ और, जिंगल्स भी नहीं, गाना कुछ और है, उसका वर्ड्स हम बदल के तुझे देखा तो ये जाना सनम रोटी होती है क्यों नरम नरम, ऐसे ऐसे सब, अन्नपूर्णा की आटा मिले, ऐसे ऐसे सब वो हम लोग ऐसे पैरोडी करते थे। तो तब की हमारी दोस्ती और मतलब हैट्स ऑफ कि उन्होंने अपनी दोस्ती को रखा। अभी भी जब भी उनकी फिल्म आते हैं मुझे मौका मिलता है गाने का। तो जो भी हो, मैं फिर से डाइग्रेस हो रहा हूँ। तो फिर अचानक वो बहती हवा साथ हवा वो पार्ट आ गया। अब सब सामने विधु विनोद जी भी है, गाना शान रुक क्यों गया, चल कम ऑन। बट मिरेकल हो गया कि मुझे तब समझ में आया कि जो खराश का पार्ट ना वो बीच का रेंज है, तो यहाँ ऊपर भी चल रहा है गला ठीक और यहाँ भी गला ठीक चल रहा है। सो दैट सॉन्ग बिकेम कस्टम मेड फॉर मी इन अ वे। वरना 2010 तो फॉर 7 months आई हैड स्टॉप्ड सिंगिंग because of I had a nodule situation, so the doctor had said कि अभी if you carry on तो फिर वो पण मग ते permanent damage हो फार जाएगा। ते म्हणजे भीती वाटवणार असेल ना की आपल्या आवाजालाच काहीतरी होत आहे. हाँ, मला फारच डिप्रेसिंग. हाँ, बहुत ही डिप्रेसिंग था उस टाइम पे। हम लोग फिर यूएस गए थे 1-2 महीने, वहाँ एक घर रेंट करके थोड़ा चेंज ऑफ, क्योंकि यहाँ रहता हूँ ना तो बाहर फ़ोन आता है, गाना मुन्नी बदनाम हुई, तो उसका मैंने वो भी सेम था। तभी क्या था, मैंने जब गाना गाया था ना तभी सिर्फ उसका अंतरे के लाइन्स थे, ओ मुन्नी रे, तभी तो मैं ऊपर के तो गले खुल रहा है तेरा जलवा रे, वो पार्ट था। तो फिर मैं यूएस गया तो फिर ललित जी का फ़ोन आया, अरे शान पूरा गाना मिला है, अभी हमारे हीरो पर होगा गाना, तो आजा, उसके मुखड़े भी की भी लाइन्स है। तो बोला ललित जी मैं तो यूएस में हूँ। तो फिर वो रह गया, और वैसे भी जाता तो फटी आवाज़ में क्या गाता पता नहीं। तो या तो वही डर था कि अगर बॉम्बे में रहता ना तो फिर बार बार ये मौके मिलते, और फिर वो टिपिकल सिंगर को माइक से कैसे कोई दूर रखे। हाँ, एक पूरा प्रोजेक्ट, एक विवाह ऐसा भी सारे गाने करने थे, वो कैसे किया मुझको ही पता है। उसमें देखिए अगर पापा साथ में हो तो ऐसा ही हो गया था कि वो जो स्टूडियो में जहाँ होता था ना, तो उस स्टूडियो का जो कमरा था ना, वो स्टूडियो में आपको कोई देख नहीं सकता था, उसका मॉनिटरिंग वीडियो ख़राब हो गया था, सिर्फ ऑडियो होता था उसमें। तो मैंने एक उपाय किया था कि वो नॉड्यूल एक वॉल पे था, लैरिंग्स के दोनों ऐसे होते ना, तो एक वॉल पे ऐसा नॉड्यूल्स थे। तो फिर ऐसे करते करते देखा कि जब ऐसे गा रहा हूँ ना तो खराश नहीं आ रहा है। तो फिर मैं वो पूरा वो उसमें बहुत सारे गाने थे, और रविंद्र जैन जी मतलब आप समझ सकते हैं कि परफेक्शनिस्ट ऑफ अनदर लेवल। लकली कोई देख नहीं रहा था, नहीं तो अंदर माइक में आके देखते कि माइक ऐसा रखा है, मैं ऐसे नहीं गा रहा हूँ, मैं ऐसे गा रहा हूँ। ये करते करते तो वो पूरा साउंड ट्रैक उस तरह से हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही जुल्म कर रहा हूँ, आई शुड टेक अ ब्रेक। वो जो ब्रेक लिया काफ़ी लंबा रहा। बहती आवाज़ वाकई सा था, वो हो गया। लेकिन बट लाइफ्स गुड कि बहुत कुछ, बहुत तजुर्बे हुए। टरबुजाचं मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला? अनुभव. शांदा, तुमचा आवाज इतका गोडवा आहे, आवाजातला गोडवा आज जपण्यासाठी नाही आहे, नाही ठीक आहे, आम्हाला तर वाटतं आवाजाचं काहीतरी. नाही, पण हा आवाजातला गोडवा राहावा तसाच कायम, म्हणून तुम्ही सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत कसं काम करता आवाजावर आणि तुमच्या एनर्जीवर सुद्धा? हाँ, चांगला प्रश्न आहे. तो सुबह तो हमारे माझं गुरुजी येतात आणि 1 तासाचं रियाज चालतं रोज न चुकता. हाँ, 10 वाजता 10 से 11 तक उनका फिर ख़त्म होता है। और घर में ही मेरा एक छोटा एक जिम बनाया है, उसके बाद फिर वर्कआउट चालतं आणि 12 वाजता देन आई एम रेडी फॉर द वर्ल्ड. तो गला भी स्ट्रॉन्ग और बॉडी भी पथ्य स्ट्रॉन्ग. पाणी हे खायचं नाही, ते खायचं नाही आवाजासाठी? हाँ, ब्रेकफास्ट नाही होतं ना त्याचं. नाही की हे पदार्थ खायचेच नाही, आंबट मी नाही खात, गोड मी नहीं, नाही ऐसा खात, काहीच असं काही नहीं, ऐसा काहीच नहीं. बट वो इंटरमिटेंट हो जाता है. रात के 9 बजे डिनर हुआ है, फिर सीधा लंच होता है 12:30-1 बजे, तो वो ब्रेकफास्ट अवॉइड हो जाता है. ब्रेकफास्ट में क्या हो, हल्दी का पानी और कॉफ़ी. हल्दी पानी इज़ गुड फॉर एनी एंटीसेप्टिक है ना वो, तो वो होता है. फिर थ्रू द डे हाँ, नो स्नैक्स, हैवी लंच, स्ट्रेट डिनर. असा काही रूल नाही आहे.
काही चांगलं तुम्ही काहीतरी ऑफर करणार मी ऐसा नहीं हाँ स्पेशली मीठा फिर तो कोई चांस ही नहीं है अवॉइड करना, लेकिन जैसे कॉफ़ी में शुगर नहीं लेता हूँ तो ट्राई करते हैं इतना हो सके। आपण पॉप बद्दल बोललो, फिल्म सॉन्ग बद्दल बोललो, पण स्टेज परफॉर्मन्स हे एक वेगळंच जग आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही खूप रमताय. तर परदेशात गेलेले असताना किंवा भारतात कुठेही स्टेजवरचे असे काही किस्से आहेत की जे आठवल्यानंतर आजही हसू येतं किंवा अरे हे काय घडलं आपल्या आयुष्यात, असं कधी कधी झालंय? हाँ होता ना, शुरू में मुझे याद है सिकंदराबाद में शो करने गए थे शानन सागरी का, तभी वो स्टील बेल्ट का एक टाइम था ऐसा, मेटालिक बेल्ट, पता नहीं आप सोच रहे कौन सा है, बट ऐसा था, तो बहुत स्टाइलिश होता था और तो क्या, लेकिन वो बहुत भारी वाला बेल्ट है और तभी वो पता नहीं कैसे हुआ ये चक्कर, तभी वो पेटेंट और वो ऐसे लाइट मटेरियल का कुछ ये है ना, और वो बेल्ट के साथ जो है पैंट ही उतर गया और गा रहा हूँ और सब हंस रहे, समझ नहीं आ रहा मैं तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब सिचुएशंस हुए हैं, लेकिन लाइफ हैज़ बिन गुड ऑन स्टेज, ऑलवेज ऑलवेज लाइफ हैज़ बिन गुड ऑन स्टेज. बहुत अलग जगहों में, जैसे सऊदी अरेबिया में सबसे पहला अगर कोई इंडिया से परफॉर्म किया तो मैंने किया, अभी हाल ही में दमाम में जब वो खोले थे ना, फर्स्ट शो एंड सेकंड शो जिनको आना था उनको वीज़ा नहीं मिला, तो फिर मैं वो आए थे किसी और को सुनने के लिए, फिर आ गया मैं, बोले ये माफ़ी बोक ये बार क्यों आ रहा है वहाँ जैसे फिर रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC प्रॉम्स एक बहुत प्रेस्टिजियस 125th ईयर में, सो फर्स्ट बॉलीवुड सिंगर इन BBC प्रॉम्स, ऐसा भी हुआ है. युगांडा में शो, अजीब जगह में, वॉर्सो में शो हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे फर्स्ट टाइम. अभी हाल ही में सलाला एक जगह है ओमान में, तो वहाँ भी फर्स्ट टाइम एनी बॉलीवुड परफॉर्मेंसेस हैपेंड. लग ही रहा था कि उनको भी पता नहीं क्या हो रहा है, उन्होंने भी पूरा पब्लिसिटी अरबी में किया. नेक्स्ट डे जब मैं मिल रहा, अरे हमें पता ही नहीं था, आपका फोटो था और कुछ अरबी में लिखा था, हमें तो पढ़ना ही नहीं आता था, हमें पता ही नहीं क्या हुआ था. तो सब बुरखे में शो देख रहे थे, मज़ा आया, डिफरेंट एक्सपीरियंस. लेकिन ऐसे बहुत सारे फर्स्ट टाइम हुए हैं अलग जगहों में, मतलब मेरे साथ टेस्टिंग सब कर लेते हैं पहले हूँ भी इतने सालों से क्या करे. मला असं वाटतं की आपण कट्ट्याच्या शेवटी एक मेडली, म्हणजे स्टेज परफॉर्मन्स होत असेल तर मेडली असेलच. ते तर एखादी मेडली नक्कीच आहे असेल ना. तर आनंद. काय डान्सिंग मेडली? नो एनी मेडली. तर नाही, तुमचं काहीतरी असा रिक्वेस्ट द्या ना. त्यांच्याच गाण्याची आहेत ना वेगवेगळ्या, आपण निवडूया ना 4-5 मग. जब से तेरे नैना शुरू करते हैं. जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो. जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे. कहाँ जाऊँ? दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे, मुझको पहचान लो पानी का बॉटल आप रख देंगे. ओ सॉरी, इसमें कोई ये तो नहीं है ना? नहीं. सॉरी. नेक्स्ट. हाँ. पानी की बोतल से कुछ याद आ रहा है? नहीं. 10 बहाने. और 10 बहाने. भूल जा. इन आंसुओं से किसको क्या हुआ हासिल, माना कहना है आसान, निभाना है मुश्किल, फिर भी ऐ यार मेरे सुन ले मेरी इल्तिजा, भूल जा जो हुआ उसे भूल जा, है कसम तुझे मुस्कुरा, खुद को यूं न दे तू सजा, उन यादों को तू भूल जा. सर ने कहा 10 बहाने करके ले गए दिल, उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू,
जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू. I looked at you, you looked at me, और हो गई मुश्किल. And you became my destiny, तू ही मेरी मंजिल. 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल. इस गाने के बाद थोड़ा सा ट्रिविया बताना चाहता हूँ कि पहले तो केके और मैंने गाया था ओरिजिनल फिल्म 10 में, और अब जब नया भी आया बागी 2 में, सो इस बार भी हमारी आवाज़ें तो थी लेकिन हमने गाया ही नहीं. They used the same vocals. हाँ, because Vishal Shekhar only did, so they had the vocals from the previous recording. बुलाते तो हम और कुछ और अलग से गा सकते थे, but yeah, it's the same vocals. तो yeah, अंदर की बात. मुझे लगता है ये 2-3 तास झालं ना आमचं आता. हां, खूप मज्जा आली खूप. थँक्यू. आता मराठीमध्ये पण मी आई हैव संग क्वाइट अ फ्यू सॉन्ग्स, बट वो उस तरह से शायद पॉपुलर नहीं हुए. तो बट होपफुली आने वाले दिनों में कोई अच्छा मराठी गाना आएगा. जसं मदन मोहनच्या गाण्यांचं जसं झालं तसं आणखीन पुढच्या 25 वर्षांनी हां, अरे अरे बघा काय शानदार गाणी म्हटली. मी म्हणणार होती की इतक्या गप्पा झाल्या पण बंगाली गाण्याबद्दल बंगाली गाना एबीपी. अच्छा, आनंदोबाजार पत्रिका. नहीं, जैसे बंगाली मराठी स्पेशली म्यूज़िक में बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन रहा है. जैसे लता जी के बहुत सारे फेवरेट कंपोजर्स हेमंदा हुए या सलिलदा हुए, और उनके जितना मुझे पता है कि उन्होंने मराठी गानों से ज़्यादा बंगाली गाने गाए. शायद ऐसा मतलब बहुत आशा जी, लता जी, आशा जी ऑल्सो विद पंचमदा एक एसोसिएशन ऐसा रहा है. तो बहुत सारे गाने हैं. एक दिलनाथ जी का गाना है जो बांग्ला में सलिलदा ने बोल लिखे हैं. मराठी बोल में कुछ गलत बोल जाऊंगा, लेकिन वो मेहंदीच्या पाण्यावर, हाँ, मेहंदीच्या पाण्यावर मन, तो उसका बांग्ला है. अच्छा. हाँ, उसका बोल तो दिया, अभी याद करना है. এই দিন তো যাবে না যতই তুমি মানা করো, যা ইচ্ছা বলো না, রবে তুমি স্বার্থপর, এই দিন তো যাবে না. क्या सुपर. फिर ढोलकर का भी बंगाली है. तो ऐसे रिदान जी के बहुत सारे गाने हैं जो सलिलदा ने बांग्ला में उन्होंने लिखा है. तो ये एक कनेक्शन है. तुमची गाने अपनी तरफ थोड़ा ट्रिविया भी दे सकते हैं ना. हाँ हाँ. तुमची खासियत हीच आहे की तुम्ही तुमच्या स्वभावाप्रमाणे गाता. तुम्ही हा विचार नाही करत की मला असं गायचंय किंवा मला तसं गायचंय. जसे तुम्ही आहात ना तसेच तुम्ही परफॉर्म करता. हाँ हाँ. आणि जितना म्हणूनच आता है उतना ही कर सकता. नाही, तुम्ही एक गोष्ट ऑब्झर्व केली का की ऑलमोस्ट प्रत्येक गाण्याचे शब्द सगळ्यांच्या लक्षात आहेत. सगळेजण तुमच्यासोबत ती गाणी म्हणत होते. तर त्याच्यामुळे अर्थात ते तुमचं मोठं यश आहे, कारण वेगवेगळे जनरेशन्स आहेत. आय एम शुअर ऑडियन्समध्ये पण आणि इथे सुद्धा. पुन्हा एकदा धन्यवाद, और आप ऐसे ही शान से गाते रहिए. थँक्यू सो मच कट्ट्यावल्याबद्दल पुन्हा एकदा. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू एवरीवन. थँक्यू. बहुत मजा आया. एन्जॉय माय सेल्फ. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती आता वेळ झाली इथे थांबण्याची. माझा कट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विक हिल, पॉवर्ड बाय ग्रीन हार्वेस्ट, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदुकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चितळे फ्लेवर्ड मिल, सुधीर मांडके लाईट हाऊस आणि सोनाई पशु आहार. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.